हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूँ आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मैं महिमा मिश्रा शुरू करती हूँ आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन। आज का कोट क्या है? वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज। इतनी खामोशी से मेहनत करिए कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। ठीक है, आज देखते हैं कवर क्या क्या करना है। प्रीलिम्स क्विक रिकैप देखेंगे। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था पिछले दिन उसी का हम एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि आपको वो चीज़ें रिमेंबर रहे। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक रिमेंबर रहे। वेदन यू रिकॉल देखते हैं आपको रिकॉल होती है चीज़ें कि नहीं, क्योंकि जो हमने कल पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, डे टुडे देखेंगे आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रंप डबल्स टैरिफ टू 50%। पढ़ेंगे क्या इम्पैक्ट होगा ये ट्रंप की जो हरकतें हो रही हैं ये, इससे कितना परेशान है इंडिया। ठीक है, फिर आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड यहाँ पे आरबीआई की तरफ से मॉनिटरी पॉलिसी जो होती है ना, उसका कंक्लूजन में इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, मीडिया से, तो इसमें देखेंगे क्या हमारे काम का है। फिर रेपो रेट देखेंगे। रेपो रेट फिर से आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उत्तरकाशी फ्लड के रीजंस सामने आए हैं, देखेंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 3 के लिए। नेक्स्ट, इको सेंसिटिव जोन। इसमें इको सेंसिटिव जोन का भी मेंशन है। ठीक है, ये चीज़ भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके जीएस पेपर 2 एंड प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एससीओ की मीटिंग होने वाली है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे मैपिंग, उसके बाद वो कैप। तो यही सारी चीज़ें जानने के लिए बनी रहिएगा वीडियो के एंड तक। प्रीलिम्स को एक रिकैप देखते हैं। उत्तरकाशी में फ्लड पता ही है, राइट। विद इन 6 आवर्स या विद इन फ्यू मिनट्स एक फ्लैश फ्लड होता है, रैपिड इंटेंस फ्लडिंग होती है। ठीक है, इंटेंस रेनफॉल हो गई या क्लाउड बर्स्ट हो गया, ठीक है, या डैम ब्रेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, इससे क्या होता है? फ्लैश फ्लड होता है। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसी के साथ मैंने आपको पढ़ाए थे पंचप्रयाग। पंचप्रयाग की कल अच्छे से मैपिंग हुई थी। आज देखिए, अलकनंदा धौली गंगा मिलेगी तो क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग। ठीक है, फिर अलकनंदा नंदाकिनी बनेगी तो वो मिलेगी तो नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा एंड पिंडारी कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा एंड मंदाकिनी, मंदाकिनी इस साइड से आ रही है। ठीक है, क्या बनेगा? रुद्र प्रयाग। वही रुद्र प्रयाग जहाँ पे केदारनाथ बाबा है। ठीक है, अलकनंदा एंड भागीरथी जहाँ पे मिलेंगे, ये दिस इज अलकनंदा, राइट, एंड दिस इज भागीरथी जहाँ पे मिलेंगे वो बनेगा देव प्रयाग। एंड यहाँ से आगे भागीरथी का नाम गंगा हो जाता है। एंड गंगा एंड यमुना जहाँ पे मर्ज करेंगी वो क्या होगा? प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे कुंभ लगा था। स्कारबोरो शोल के बारे में पढ़ा था हमने, राइट। इंडिया एंड फिलीपींस, फिलीपींस के प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे, राइट। और इंडिया एक ना बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है, किसके साथ? फिलीपींस के साथ, साउथ चाइना सी में जो है स्कारबोरो शोल के पास। ठीक है, वहाँ पे ये कंडक्ट किया जा रहा है। तो स्कारबोरो शोल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, क्योंकि ये टर्म्स है न्यूज़ की। ठीक है, कंटेस्टेड टेरिटरी है बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। दोनों कहते हैं कि ये मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर आता है। यूएन क्लॉज में जो भी टेरिटोरियल वाटर होता है, कंटेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था यूएन क्लॉज के अंडर, राइट, ये वही है। नेक्स्ट, सत्यपाल मलिक, ये छोड़ के चले गए दुनिया। ये गवर्नर थे किसके? जम्मू एंड कश्मीर के ड्यूरिंग एब्रोगेशन ऑफ 370। आर्टिकल 370 याद है, 2019 में एब्रोगेट किया गया था 5 अगस्त को। उसी समय ये क्या थे? ये गवर्नर थे, गवर्नर बने थे वहाँ के, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, वो यूनियन टेरिटरीज बन गई थी ना, राइट। अब क्या हुआ? ये 6 साल बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। तो ये वाला थोड़ा सा आप न्यूज़ में याद रखेंगे कि सत्यपाल मलिक कौन थे, किस फील्ड से रिलेटेड थे, पूछा जा सकता है। जो 1 लाइनर करंट अफेयर होता है उसमें ये लोग पूछ सकते हैं।
एंडीज माउंटेन की मैपिंग करी थी। एंडीज माउंटेन लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड है। 7 कंट्रीज से ये होके गुजरता है। अर्जेंटीना, बोलिविया, ये चील, ठीक है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, इसे एंडियन स्टेट्स कहते हैं। हाईएस्ट माउंटेन कौन है? अकांकागुआ, ये अर्जेंटीना में है। फिर हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड भी यहाँ पे पाया जाता है, ओजस डेल सलादो। ओजस डेल सलादो यही वही चील एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है ये वाला वोल्केनो। अब मैंने बताया था वहाँ पे इतने सारे वोल्केनो और इतनी हाई माउंटेन्स क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे ओशनिक प्लेट कन्वर्ज हो रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट। दिस इज साउथ अमेरिका, राइट। यहाँ पे ओशनिक प्लेट कन्वर्ज हो रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट से। दिस इज़ वाई यहाँ पे ज़्यादा वोल्केनो पाए जाते हैं। और वोल्केनो के लिए मैंने आपको बताया भी था कि दिस इज़ ओशनिक प्लेट जो सबडक्ट हो जाती है, एंड दिस इज़ कॉन्टिनेंटल प्लेट, राइट, जो ऊपर उठ जाती है, तभी माउंटेन भी बन जाते हैं। अब यहाँ से मैग्मा को वे मिल जाता है, जो एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा पाया जाता है ना, उसे एक रास्ता मिल जाता है ऊपर आने के लिए, ठीक है जी। इसीलिए वहाँ पे इतने सारे वोल्केनोस पाए जाते हैं। देखते हैं आपको रिकॉल है कि नहीं। आर्टिकल 370 से रिलेटेड मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए थे। देखिएगा क्या है। इट ग्रांटेड स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्रोविजंस ऑफ 370 कुड बी एब्रोगेटेड ओनली विद द कॉन्करेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बताइएगा, कल मैंने आपको पूरा पढ़ाया था ये। Article 370 was abrogated by presidential order in 2019 under Article 373 of the Constitution। बताएंगे आंसर कमेंट सेक्शन में। अब बताइए जी, एंडीज माउंटेन कहाँ से गुजरता है? ऑप्शंस ये रहे, ठीक है, आंसर देंगे आप लोग। डे टुडे कौन सा है आज? आज है नेशनल हैंडलूम डे। अब भी 2025 में क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? आई थिंक 2024 में आया था, अगर मैं अभी राइट हूँ तो 2024 में आया था, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था कहाँ पे? हिस्ट्री का पार्ट है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। 1905 में कोलकाता में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था 7 अगस्त को। अब स्वदेशी मूवमेंट इज़ रिलेटेड विद समथिंग स्वदेशी, राइट। इसमें जो हथकरघे थे, हाथों से बनाए हुए बुने हुए कपड़े, राइट, उनका प्रचार प्रसार यहाँ पे किया गया। इसीलिए नेशनल हैंडलूम डे स्वदेशी जो मूवमेंट कंडक्ट किया गया था उसी की याद में मनाया जाता है। ये सेल्फ रिलायंस सिखाता है थ्रू इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स। National Handloom Day 2025 is going to be 11th National Handloom Day, जो ये एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है अक्रॉस इंडिया, लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये देखिए जी क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 है 7th August is declared as National Handloom Day. It was in 1905 that Swadeshi movement was launched on the same day. स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था कि नहीं हुआ था, ये तो स्पेक्ट्रम में सीधे सीधे मेंशन है, डार्क वर्ड्स में मेंशन है, ठीक है। अब नेशनल हैंडलूम डे का कुछ बच्चों को लग रहा था कि गलत है, 7 अगस्त क्यों होगा, ठीक है, बट ये ऑप्शंस दोनों राइट थे, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया अभी, पर फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। ट्रंप डबल्स इंडिया टैरिफ टू 50%। यहाँ पे ट्रंप अजीब हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पहले 25% टैरिफ लगाया था, अब उन्होंने वो डबल कर दिया है, 25 और लगा दिया है, दैट इज़ 50% नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रशिया से अगर ऑयल इंपोर्ट करते हो तो एडिशनल पेनल्टी लगेगी, ठीक है। अब इंडिया के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, ऐसे हमारे जो RBI वगैरह कह रही है, ठीक है। टैरिफ इज़ डीम्ड नेसेसरी, यहाँ पे ये इन्होंने क्या बोला है? टैरिफ इज़ डीम्ड नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट,
ड्यू टू इंडियाज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पोर्ट ऑफ रशियन फेडरेशन ऑयल, विच द प्रेजिडेंट जजेस विल मोर इफेक्टिवली एड्रेस द नेशनल एमरजेंसी। ठीक है, जो नेशनल एमरजेंसी है उससे डील करने के लिए इंडिया रशिया से वो ऑयल इंपोर्ट ना करे। नेशनल एमरजेंसी बेसिकली यूएस में। ठीक है, एडिशनल टैरिफ डेमार्केटिकली रेजेस प्रेशर ऑन इंडिया एज मोस्ट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, जैसे कि वियतनाम, बांग्लादेश, इन पे भी ये लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी इंडिया के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर 50% का टैरिफ लगता है तो ये बात तो है कि रशिया से उतना ऑयल इंपोर्ट तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, हमारी इंडिया ने क्या कहा है कि ये एक्शन क्या है, अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल है। आप ये बोलेंगे कहाँ, इंटरव्यू में। न्यूज़पेपर का सही यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए। कहाँ बोलेंगे ये सब, इंटरव्यू में। और सरकार हर नेसेसरी एक्शन लेगी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, याद रखेंगे ये वाला आपको सीधे सीधे इंटरव्यू में बोलना है, क्योंकि पक्का पूछा जाएगा ट्रंप के लिए क्वेश्चन इंटरव्यू में। ठीक है, आरबीआई गवर्नर क्या कह रहे हैं कि रिड्यूस्ड ऑयल परचेज वॉन्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, ज़्यादा इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि 50% का टैरिफ लगा दिया गया है इंडिया पे, एंड थ्रेट दे रहे हैं पेनल्टी की कि अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो। यहाँ पे आरबीआई कह रही है अपनी मॉनिटरी पॉलिसी की जो मीटिंग थी उसके माइन्यूट्स ना ये क्या करते हैं, मिनट्स बेसिकली क्या करते हैं, ये डिस्क्लोज़ करते हैं। ठीक है, उजागर करते हैं, सबको बताते हैं कि हमने मीटिंग में क्या डिस्कस किया। तो उसी को जब ये उजागर कर रहे थे तब इन्होंने बताया कि उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा इंडिया को। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है समझना, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई गवर्नर कौन है अभी, संजय मल्होत्रा, याद रखेंगे। said it was important to keep in mind that India did not buy oil only from Russia। सिर्फ रशिया से ही नहीं, हम और सारी कंट्रीज़ से भी ऑयल परचेज़ करते हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट हो गई, वेनेजुएला, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो रशिया ही नहीं है सिर्फ, और भी कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये हमारे इन्फ्लेशन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ना, क्योंकि फिर से न्यूज़ में आई है। ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बताया था मैंने, स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो किसी एक्ट के द्वारा बनती है। कौन सा एक्ट है यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसे अमेंड किया गया था फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। इसका प्राइमरी रोल क्या है, फिक्स करना, क्या, इन्फ्लेशन फिक्स करना, इन्फ्लेशन को टारगेट करना। पॉलिसी इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं ये लोग। ठीक है, कितना रेपो रेट रहेगा, स्पेशली इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। जून 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंडियाज़ मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजंस। कॉम्पोजिशन क्या है जी, 6 मेंबर्स होते हैं इसमें। आरबीआई के गवर्नर क्या रहेंगे, चेयरपर्सन रहेंगे। डिप्टी गवर्नर रहेंगे इन चार्ज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। आरबीआई का एक ऑफिशियल रहेगा नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड। 3 एक्सटर्नल मेंबर्स रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। यूजुअली वो एक्सपर्ट्स होते हैं कहाँ पे, इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में एंड फाइनेंस में। डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, पहले किसी डिसीजन पे रेपो रेट कितना कम वगैरह होना चाहिए, इस पर क्या होती है, वोटिंग होती है। ठीक है, रेपो रेट इज़ बेसिकली डिसाइडेड बाय आरबीआई गवर्नर, बट जो अदर मैटर्स हैं राइट, उन पे जो वोटिंग होती है, ये जो मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं उन पे वोटिंग होती है, और हर मेंबर अपना एक वोट देता है।
ठीक है, मेजॉरिटी वोट को कंसीडर कर लिया जाता है। अगर मेजॉरिटी बिल्कुल दोनों बराबर बराबर हैं, इन अ केस ऑफ टाई है, तो क्या होगा, गवर्नर करेगा एक कास्टिंग वोट। बात समझ आ रही है? टफ तो नहीं है, वही अपना लक्ष्मीकांत के जैसे स्पीकर वाला, ठीक है, कास्टिंग वोट। मीटिंग MPC मीट्स एटलीस्ट 4 times a year, और ये मैंडेट करता है क्या, मेंटेन करता है इन्फ्लेशन 2 से नीचे ना जाए, 4 से ऊपर ना जाए। ठीक है, इस रेंज में ये इन्फ्लेशन को मैनेज करने का काम करते हैं। 2 से नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। डिफ्लेशन में मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है फिर। और थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन ज़रूरी होता है, ताकि इन्फ्लेशन होगा, हम डिमांड करेंगे, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोन लेंगे, अपने ब्रांचेस इधर उधर स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन की, सप्लाई की। फिर क्या होगा, ऐसे ही इकोनॉमिक फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट, फिर ऐसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ती है। इसीलिए इन्फ्लेशन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत चाहिए होता है इन्फ्लेशन भी। After each meeting, the MPC publishes its monetary policy, ताकि एंड इंडिविजुअल मेंबर्स ओपिनियन की, हर एक पर्सन का ओपिनियन क्या है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अभी रेपो रेट स्टेटस क्या है, स्टीडी है अभी 5.5% इन अ रीसेंट पॉलिसी रिव्यू। सेंट्रल बैंक ने क्या कहा है, ना तो बढ़ाएंगे ना तो कम करेंगे रेपो रेट। जीडीपी ग्रोथ वो यहाँ पे प्रोजेक्शन हुई है 2026 के लिए कि जीडीपी फोरकास्ट कितना रहने वाला है, 6.5 रहने वाला है 2025 to 26 के लिए, राइट। यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, आरबीआई डिसीजन रिफ्लेक्ट्स कॉशन ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। इसीलिए बहुत ही फोक के कदम रखा जा रहा है, ना बढ़ाया जा रहा है ना कम किया जा रहा है अभी, क्योंकि अभी ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी है। देख ही रहे हैं आप कहाँ कैसे ट्रम्प इधर उधर के टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग ट्रेड टेंशन्स हैं काफ़ी, फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटीज़ है। Tariff and trade related issues are creating headwinds for external demand prospects. अब यहाँ पे आरबीआई ने एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन रखी है, प्रायोरिटाइजिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल वाइल सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सके एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। ये क्या है, अभी का जो स्टांस लिया है, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे रेपो रेट, ये है एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है। एकोमोडेटिव में क्या होता है, वही करंट वाला चल रहा होता है, ना बढ़ाया जाता ना कम किया जाता है। ये एड करेगा ऑनगोइंग रिकवरी को, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी का ये टारगेट रहता है कि इन्फ्लेशन को ठीक ठाक लेवल पे मेंटेन रखा जाए, ठीक है, वही 2 to 4 वाली रेंज में। अब यहाँ पे है रेपो रेट क्या होता है भाई, इंटरेस्ट रेट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, दिस इज़ आरबीआई एंड दिस इज़, समझ लीजिए कोई सही बैंक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा को चाहिए क्या, लोन चाहिए, जाएगा आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जाएगा लोन लेने के लिए, राइट। आरबीआई इसे लोन देगा और कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ब्याज तो लेगा ना आरबीआई। अब जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, जिस रेट पे करेगा उसे बोलते हैं रेपो रेट। बात समझ आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। जो भी कमर्शियल बैंक है वो जा रहे हैं आरबीआई के पास, बोल रहे हैं आरबीआई लोन दे दो। इन्होंने कहा लोन तो दे दूंगा पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तुम्हें। इन्होंने कहा ठीक है दे दूंगा इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, लोन दे दो। अब रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है, क्यों, ताकि बैंक के पास जब हमें क्या करना होता है, इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो हम रेपो रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। रेपो रेट कम करेंगे तो क्या होगा,
बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा ना इधर उधर लोन देने के लिए, मनी जाएगा, इंजेक्ट होगा मार्केट में, ठीक है। और वहीं अगर मनी सप्लाई कम करनी होती है तो रेपो रेट क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ये उल्टा है, ठीक है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मनी सप्लाई कम करनी है तो रेपो रेट बढ़ा देंगे। इसका मतलब तो ये ना, बैंक का पैसा आरबीआई के पास ज़्यादा जा रहा है, रेपो रेट में ज़्यादा जा रहा है, तो इनके पास खुद के तो पैसे नहीं बचेंगे लोन देने के लिए, ज़्यादा पैसे नहीं बचेंगे, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाती है। पर्पस क्या है रेपो रेट का, अभी मैंने बताया, मनी सप्लाई को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। रेगुलेट लिक्विडिटी एंड इन्फ्लुएंसिंग लेंडिंग रेट्स। करेंट रेपो रेट क्या है, वही 5.50%। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड आया था। ये एक ऐसी साइट है जो इको सेंसिटिव जोन के अंडर आती है। इसका मतलब वायोलेशंस वहाँ पे हुए हैं, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ ना प्रोहिबिटेड होती हैं इको सेंसिटिव जोन में। अब यहाँ पे ऐसे अगर आपदाएं आएंगी, और हमने इतना इंक्रोचमेंट देखा कि हाँ, नदियों के किनारे किनारे दुकानें बस गई, होटल्स बस गए, राइट, तो ये वायोलेशंस हैं वो गाइडलाइंस के जो इको सेंसिटिव जोन रूल के अंदर दिए गए हैं। धराली विलेज इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड का, यहाँ पे फ्लैश फ्लड बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में फ्लैश फ्लड लेके आया। बहुत ही ज़्यादा वेग से, बहुत स्पीड से, वेलोसिटी से पानी आया, राइट, एंड वो तहस नहस करके चला गया। अराउंड 4 तो अभी बता रहे हैं कि किल्ड हो गए हैं एंड 60% मिसिंग है। एंड डेब्रिस एवलांच ही वहाँ पे हुआ था। ये लोकेटेड है इन द फ्रेजाइल भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में। एंड एक्सपर्ट्स बिलीव कर रहे हैं कि अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत हो रही हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑन द रिवर फ्लड प्लेन, रिवर के फ्लड प्लेन पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, होटल्स बन रहे हैं। कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग द डिज़ास्टर मोर सीवियर। अब देखिए, फ्लैश फ्लड आया। फ्लैश फ्लड में क्या होता है, ज़्यादा मतलब कम समय में ज़्यादा बिल्कुल जल भराव हो जाना, राइट। पर इनका एक पाथ था ना, वहाँ पे एक नदी बह रही है, खीर गंगा वाली, बताया था कल, खीर गंगा वाली नदी बह रही है, तो उसका एक पाथ है ना। अब जब इसके आसपास इंसान बस जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ्स का लॉस होगा। अगर ह्यूमन लाइफ्स का लॉस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, तो उसी को तो आपदा कहते हैं। नेचर क्या कर रहा था, नेचर अपना काम कर रहा था और बीच में आ गया ह्यूमन, तो बन जाती है वो आपदा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ह्यूमन ना बसे होते, अगर रेगुलेशंस को फॉलो किया गया होता, गाइडलाइंस को फॉलो किया गया होता, तो ये इतना जानलेवा नहीं बनता। भागीरथी क्या है जी, इको सेंसिटिव जोन है। 4157 स्क्वायर किलोमीटर एक्सपेंस बिटवीन द गंगोत्री एंड उत्तरकाशी। कल मैंने आपको इसकी मैपिंग कराई थी, गंगोत्री यमुनोत्री, राइट, उत्तरकाशी में स्थित है। ये नोटिफाई किए गए थे 2012 में। टू प्रोटेक्ट गंगा रिवर इकोलॉजी, गंगा रिवर वहाँ से भागीरथी निकल रही है ना, राइट, इसीलिए भागीरथी को तो गंगा कहते हैं। वो तो देवप्रयाग के बाद नाम गंगा हो जाता है, जब अलकनंदा एंड भागीरथी आपस में मर्ज करते हैं ना, उसके बाद देवप्रयाग से आगे जब बहती है तो वो गंगा रिवर नाम से जानी जाती है। भागीरथी रिवर इज़ वन ऑफ द मेन head stream of the Ganga. It joins with the Alaknanda river in Devaprayag to form the Ganga river. इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन ये क्या करता है, एक टैग है ऐसा जो प्रोवाइड करता है सेफ्टी नेट अगेंस्ट अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट, ठीक है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जैसे कि कोई एक रिवर के आसपास इतने किलोमीटर्स, कोई नेशनल पार्क के आसपास इतने किलोमीटर्स, कुछ एक्टिविटीज़ को कुछ एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, राइट। तो अगर उन एक्टिविटीज़ का वायोलेशन होता है, उन रूल्स का वायोलेशन होता है, तो क्या होगा, यही आपदाएं होंगी फिर। द रीजन हैज़ बीन इन स्पॉटलाइट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटर्स फ्लैगशिप चारधाम
राइट, हो रहा था। ऑल वेदर हाईवे प्रोजेक्ट है ये, इसने कुछ लीगल चैलेंजेस भी फेस किए थे क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल थ्रेट काफ़ी था उस रीजन को, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियर कर दिया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के बारे में पढ़ना। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये क्या कहते हैं कि सरकार को कम से कम 10 किलोमीटर की जो बाउंड्री होती है ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसे डिक्लेयर कर देना चाहिए इको फ्रेजाइल जोन या इको सेंसिटिव जोन अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ अलाउड कौन सी है, सबसे पहले देखेंगे प्रोहिबिटेड कौन सी है। कमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल्स, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन होता है, ये वहाँ पे प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, बट वहाँ पे तो है, राइट, उत्तरकाशी में है। कमर्शियल यूज़ ऑफ वुड, टूरिज्म एक्टिविटीज़ लाइक हॉट एयर बलून्स हो गए ओवर द नेशनल पार्क, डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंसेस हो रहे हैं, तो ये प्रोहिबिटेड है। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़, फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, अब इन चीज़ों को ना रेगुलेट किया गया है। देखिए वो टूरिज़्म तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमी का, राइट, स्पेशली जो हिली स्टेट्स होते हैं ना, उनकी इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स होने तो चाहिए, बट रेगुलेट किए गए हैं ना, कहाँ पे होने चाहिए, कितने कितने आप स्क्वायर फीट ले सकते हैं या कितनी बिल्डिंग्स आप बना सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए आपकी बिल्डिंग में, राइट। डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं हमारी कंट्री में। कमर्शियल यूज़ ऑफ नेचुरल वाटर, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, राइट, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं बट रेगुलेट की गई हैं। इन्हीं चीज़ों का वायोलेशन ज़्यादा होता है, फिर जो हल्का रेगुलेट किया जाता है ना, इन्हीं चीज़ों का वायोलेशन होता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ब्राइब वगैरह देके, घूस वगैरह देके। परमिटेड एक्टिविटीज़ जो अभी वहाँ पे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ वहाँ पे परमिटेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो उत्तरकाशी वाला केस है ना, ये क्या हुआ कि वहाँ पे इन्हीं एक्टिविटीज़ जो रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ थी, इन्हीं का वायोलेशन हुआ होगा, जिस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान तब जाता है जब आपदा आ चुकी होती है, जब उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया होता है। नेक्स्ट, विलेजेस टाउन्स लुक लाइक आइलैंड्स, रेन रिवर राइजिंग रिवर्स इनोडेट 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स यूपी के बिल्कुल जल भराव से अभी पीड़ित हैं। बलिया, लखीमपुर खीरी, आप में से काफ़ी सारे यूपी से होंगे भी, राइट। कितनी प्रॉब्लम कर रहा है आजकल मॉनसून। डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय फ्लड और मेजर ये कौन से, बिजनौर है, बहराइच, गोंडा, बांदा, भदोही एंड चंदौली, चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, जलाऊं, राइट। ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी फ्लड फेस कर रहे हैं। देखिए क्या हाल है अभी फ्लड से। स्पेशली जो ये ईस्टर्न यूपी एंड बिहार वाला एरिया होता है, ये ज़्यादा फ्लड प्रोन होता है, राइट, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स है वहाँ पे, बहुत सारी रिवर्स आके मर्ज कर रही होती हैं, ठीक है। और मॉनसून तो है ही, बिल्कुल तड़का है आजकल, बिल्कुल, है ना, फ्लड जैसी सिचुएशन लेके आने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, पीएम लाइकली टू बी इन चाइना फॉर एससीओ मीट, ये आपके जीएस पेपर 2 एंड प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस बार एससीओ मीटिंग कहाँ होने वाली है, ये अगस्त 31 से सितंबर 1 तक होगी। आज न्यूज़ में है इसीलिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर से डिस्कस करेंगे जब मीटिंग होगी ना, उस टाइम फिर से डिस्कस करेंगे, तो आपका रिवीजन हो जाया करेगा ऐसे। तियानजिन कहाँ है भाई, चाइना में, ठीक है, वहाँ पे ये मीटिंग कंडक्ट होगी।
यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है अभी HCO के बारे में पढ़ना, क्योंकि जब मीटिंग हो जाएगी उसके बाद कुछ डिक्लेरेशंस होंगी, वो तो हम पढ़ेंगे ही, कवर करेंगे ही, पर अभी हम करते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है, फाउंड की गई थी इन 2001 बाय कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। याद रखेंगे ZZ वाले हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, याद रखेंगे। उसके बाद चाइना एंड रशिया। इन्होंने क्या किया था, फाउंड किया था। ये मेंबर्स नहीं है अभी, राइट, मतलब ये सिर्फ मेंबर्स नहीं है अभी, इन्होंने क्या किया था, फाउंड किया था। पहला समिट कहाँ हुआ था, शंघाई, चाइना में 2001 में। इसका एम क्या है, बेसिक एम अभी याद कर लेते हैं। प्रमोट कोऑपरेशन, म्यूचुअल सपोर्ट इन एरियाज सच एज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी। ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज क्या है, रशियन एंड चाइनीज़। मेन ऑब्जेक्टिव्स वही, स्ट्रेंथन करेगा रिलेशन अमंग द मेंबर स्टेट, प्रमोट करेगा कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक, ट्रेड, साइंटिफिक, कल्चरल, ये सारी चीज़ें आप इंटरव्यू में भी बोलेंगे एंड GS पेपर 2 में भी लिखेंगे जब SEO पे क्वेश्चन आता है। तो अगर SEO पे क्वेश्चन आता है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसकी इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करेंगे कि हाँ इस्टेब्लिश्ड, ये 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था, इंडिया ने 2017 में ज्वाइन किया, राइट। या आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद 1-2 लाइन में आप इसका एम लिखेंगे। उसके बाद आप बॉडी में जाएंगे, जो डिस्कस करने को दिया गया होगा ना, उसके बाद आप बॉडी में जाएंगे। तो अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है, ठीक है। बॉडी आप कब देखेंगे, जब आपसे वो क्वेश्चन की डिमांड पूछी जाएगी कि हाँ इंडिया का क्या रोल है या क्या इंडिया के चैलेंजेस हैं SEO में, ठीक है, तब आप वो चीज़ आप बॉडी में डील करेंगे। 2017 में भाई अस्ताना में इंडिया एंड पाकिस्तान ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया था SEO को एज फुल मेंबर्स। 2021 में क्या बोला कि ईरान भी अब इसका फुल मेंबर बनेगा, ठीक है जी। तो अभी मेंबर्स कौन कौन है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, ईरान एंड उज़्बेकिस्तान। याद रखेंगे SEO के मेंबर्स, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वर्स अभी कौन है, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। मैपिंग देखेंगे, आज किसकी मैपिंग है, आपको दिख रहा होगा किसकी मैपिंग है, नॉर्थ अमेरिका, रॉकी माउंटेन, राइट। यहाँ पे ये देखिए रॉकी माउंटेन, ये वाला अलास्का से पूरे यहाँ तक स्प्रेड है, ये वाला मेक्सिको वगैरह पार्ट सब कवर कर रहा है, ठीक है, रॉकी माउंटेन, बट यहाँ पे अलग अलग नाम है। ये ब्रूक्स क्या है, ये अलास्का वाली रेंज है, ठीक है जी। एंड दिस इज सेरा नेवाडा, दिस इज सेरा मैड्रेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन से माउंटेन मिलेंगे, दिस इज अपलाशियन माउंटेन। अपलाशियन माउंटेन इस तरफ है, रॉकी ये है, अपलाशियन ये है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे अपलाशियन नहीं बोलेंगे, ठीक है, रॉकी ये है, अपलाशियन ये है। ये दिस इज कैनेडियन शील्ड। यहाँ पे हुडसन बे दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका का ऊपर वाला भाग जो यू की तरह बना हुआ है ना, ये हुडसन बे है, ये हडसन बे भी कहते होंगे। एंड दिस इज लैब्राडोर सी, बियोफोर्ट सी, गल्फ ऑफ अलास्का, राइट, एंड बेरिंग स्ट्रेट वही रशिया एंड अलास्का के बीच में, ठीक है, याद रखेंगे जी। मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, आपको पता ही है मैक्सिको कहाँ पे है कंट्री। एंड दिस इज कैरिबियन आइलैंड्स, दिस इज कैरिबियन आइलैंड्स, दिस इज सी, ठीक है, याद रखेंगे। फिर रॉकी माउंटेन्स, इन्हें रॉकीज भी कहा जाता है, आर द लार्जेस्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया एंड एलाबार्टा इन कैनेडा टू न्यू मैक्सिको in United States. Other significant ranges क्या है, अपलाशियन माउंटेन,
कैस्केड रेंज, सियरा नेवाडा, अलास्का रेंज अभी मैंने ऊपर डिस्कस करी ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये वाली अदर सिग्निफिकेंट रेंजेस हैं। देनाली, माउंट मैकिनली हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की, इज़ लोकेटेड इन द अलास्का रेंज। अलास्का रेंज में क्या है, माउंट मैकिनली है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, हाईएस्ट पीक है रॉकी माउंटेन की। नेक्स्ट वो कैप देखते हैं, रिजम्पशन। आज वो कैप का वर्ड है रिजम्पशन, इसकी मीनिंग होती है पुनः आरंभ करना या रीस्टार्ट करना। सिनोनिम्स, कुछ भी रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीओपन कर रहे हैं। वही इसका विलोम क्या है, सस्पेंड, मतलब कोई चीज़ सस्पेंड कर देना, हटा देना, रोक देना, सस्पेंशन कर देना, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, विद पीस केम द रिजम्पशन ऑफ द फॉरेन इम्पोर्ट। जब शांति हुई तो उसके बाद क्या हुआ, फॉरेन इम्पोर्ट्स है वो भी रिकंटिन्यू कर दिए गए, जारी कर दिए गए। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। मैं आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाई या कर पाऊँ, ये मेरा एक मोटिव रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके सजेस्ट करिएगा, राइट। कुछ चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है तो बताइएगा, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करनी है तो भी बताइएगा, ठीक है। एंड कमेंट करके बताइएगा मुझे आंसर्स, जो मैंने आज क्वेश्चंस पूछे हैं ना उसके आंसर्स आप दीजिएगा। अगर आपने कल की क्लास पढ़ी होगी ना, अच्छे से सुनी होगी, तो आपको वो दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ जाएंगे। शेयर करिएगा वीडियो, अगर मैं थोड़े सा भी वैल्यू ऐड कर पाई आपके प्रिपरेशन में तो आपके जो साथी सहपाठी हैं उनके साथ शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में इम्पॉर्टेंट लगता है, ठीक है, मदद करता है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, नोट्स बनाते रहिएगा। मैं नोट्स की जो PDF है वो दे दूँगी वैल्यू एडिशन के लिए टेलीग्राम चैनल पे, राइट, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आज के आज ही नोट्स बनाइएगा क्योंकि बाद में PDFs नहीं खुलने वाली, किसी की भी नहीं खुलती। लास्ट में पता है मंथली मैगजीन्स 15 to 16 मैगजीन्स कलेक्ट हो जाती हैं, वो नहीं खुलती, तो डेली तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा, राइट। तो डेली तो बाद में खोलने लायक नहीं। आप वैल्यू एडिशन ना आज ही नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।